हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेल्फीज। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट कृति। अर्थराइटस यानी गठिया एक ऐसी बोन्स की बीमारी जिसमें बोन्स में दर्द होने के साथ साथ बोन्स की शेप तक चेंज हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। बट इस अर्थराइटिस में ना केवल बोन्स पे असर होता है बल्कि आपकी आईज, आपके हेयर्स, आपके ब्लड वेसल्स, इन सब में भी काफी बुरा असर पड़ता है। आज हम एक ऐसे वॉरियर से मिलने जा रहे हैं जो एक अर्थराइटिस की पेशेंट है, बट उन्होंने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द अचीवमेंट। तो आइए मिलते हैं ममता जी से और जानते हैं उनकी स्टोरी। तो अ वेरी वार्म वेलकम ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द सेल्फीज पे। आपकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन रहे हैं, जैसा कि हमने थोड़ा सा रिसर्च किया है आपके बारे में। तो हम सब जानना चाहते हैं कि क्या है आपकी स्टोरी ममता जी, और क्या अप एंड डाउन आपके रहे, और आपने अपना एक हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर्स बनने का सफर कैसे स्टार्ट किया। हाँ, थैंक यू कृति। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे सेल्फीज पे आके। और मुझे आपने जो वेलकम। मौका दिया अपने बारे में बताने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो जैसे सभी लेडीज का जैसे सफर शुरू होता है, काफी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो मेरा भी सफर वैसे ही रहा। मेरा जन्म हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट मंडी में हुआ। तो मतलब मेरी जो स्कूलिंग थी, जो बचपन का जो प्राइमरी था, वो मेरा हिमाचल में ही हुआ। और उसके बाद मैं जो 6th ऑनवर्ड जो मेरी पढ़ाई थी वो चंडीगढ़ में, क्योंकि मेरे पापा वहाँ पे सर्विस करते थे, ओके। तो बाकी की मेरी स्कूलिंग वहाँ पे रही। फिर मैंने ओके। वहीं पे ही मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने बीएड की। और जैसे बाकियों का धीरे धीरे अरेंज मैरिज हो गई, शादी हो गई कौन और सी सेटल एज हो में गई। आपकी शादी हुई। हाँ, मेरी 24 में हुई थी। 24 ईयर्स में। तो आफ्टर आपने अपना मास्टर्स करने के बाद, आपने मास्टर्स करने के बाद बीएड करने के बाद आपने शादी की, मतलब आराम से बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था घर वालों का कि शादी करनी है अभी, मतलब आराम से। ओके। तो ममता जी, जैसे थोड़ा रिसर्च करी है आपके बारे में, तो हमें ये पता चला है कि आप एक स्कूल रन करती हैं और आपने रिसेंटली आई थिंक 3 से 4 साल पहले एक स्कूल ओपन किया है। तो ये जानना चाहती हूँ कि स्कूल किस वजह से आपने ओपन किया है, और क्या आपका ये ड्रीम पहले से था या फिर बाद में, क्या है, मतलब हम पूरी स्टोरी एक आप जानना चाहते हैं इसके बारे में। नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा तो कोई ड्रीम नहीं था पहले कि मुझे स्कूल खोलना है। बट हम्म। ये था कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, टीचिंग मतलब पैशन था मेरा। ओके। तो जब बच्चे पहले छोटे थे तब तो उनके साथ मतलब टाइम निकल जाता था, बट जैसे वो स्कूल गोइंग हुए तो मुझे लगा कि मुझे भी उनका स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। और कुदरती ऐसा हुआ कि मैं ज्वाइन, जहाँ जहाँ वो जाते रहे मैं ज्वाइन करती रही उनके साथ। ओके। फिर जैसे जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो मुझे लगा कि शायद स्कूल और घर दोनों इकट्ठा नहीं मैं चला पा रही हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में आपको पता है काफी प्रेशर रहता है, वो प्रेशर। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा ये जॉब छोड़ के अपना बच्चों पे ध्यान दूं, क्योंकि उनका बेस बनाना भी बहुत जरूरी था। हम्म। तो फिर मैंने मतलब काफी साल उनका बेस मजबूत किया, बढ़िया हो गया। जब बच्चे सेटल हो गए, जब वो अपने आप से पढ़ाई करना शुरू हो गए, तो मैं फिर फ्री हो गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर ओके। मैंने ट्यूशंस क्लासेस स्टार्ट की, छोटी सी एकेडमी शुरू की। हमारे घर में जैसे शॉप्स थी हमारी, तो उनको थोड़ा रेनोवेट करके मैंने ट्यूशन अकेडमी शुरू कर दी। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे नर्सरी या केजी के बच्चों को भी पेरेंट्स ने भेजना शुरू कर दिया। फिर हम्म। मुझे लगा कि यार नर्सरी इतना केजी मतलब फॉर छोटा बच्चा है। ट्यूशन। हाँ जी जी। ओके। हाँ, ट्यूशन के लिए। हिमाचल मुझे लगा में। इतने छोटे बच्चे ट्यूशन, ट्यूशन की क्या जरूरत है इतने छोटे बच्चे को ना, ऐसा मुझे लगा अंदर से। फिर जब मैंने उनका सिलेबस वगैरह देखा तो मुझे लगा काफी मतलब प्रेशर है बच्चों पे, बहुत ज्यादा बर्डन। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई एक ऐसा मतलब इनिशिएटिव लूं बच्चों को एजुकेशन के लिए, ताकि उनको मतलब प्रॉब्लम ना हो, मतलब बचपन से ही वो आराम से मतलब विदाउट एनी प्रेशर पढ़े, खेल खेल। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू को लेके फिर मैंने एक प्लेवे स्कूल खोल दिया। ओके। प्लेवे स्कूल चला रहे हैं अब आप, मतलब हाँ आपने जी, हाँ खोला था जी। पहले, प्लेवे स्कूल खोला था। तो अब हाँ, कितने ये मैंने बच्चे हैं। 2015 15 में स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब 3 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया था। अभी ओके। धीरे धीरे होते होते अब जैसे 60-70 के करीब बच्चे पहुंच गए हैं। तो अच्छा। जैसे पहले हमारा प्ले वे, फिर हमने मतलब उन्हीं बच्चों को अपग्रेड किया। ऐसा नहीं था कि ओके। बाहर से फ्रेश एडमिशन लिए, हमने उन्हीं को जैसे पहले प्ले वे स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट ईयर हमने नर्सरी, फिर एलकेजी, यूकेजी। फिर मुझे पहले था कि मुझे किंडरगार्टन ही करना है, बट बच्चों का मतलब रिस्पांस देख के, उनकी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग देख के पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं, आप
प्राइमरी विंग भी स्टार्ट करें। तो फिर मैंने इसी साल एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया, तो इस बार हमने फर्स्ट क्लास भी शुरू कर दी। वाओ! तो मतलब फाइनली आपने एक स्टार्ट ले लिया है स्कूल खोलने के लिए और आपने ग्रेड हाँ जी। 1 पहुँच गए हैं। दैट्स रियली गुड। विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जस्ट आपका पैशन था एक ये स्कूल खोलना, और आपने स्कूल खोलना, आई थिंक इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क किसी के लिए भी, बिकॉज़ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों के लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो दैट्स रियली गुड कि आपने अकेले और ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो ममता जी, इस जर्नी में स्कूल खोलना जैसे, तो आपको किस किन चीजों की जरूरत पड़ी, क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए? सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि पहले जैसे मतलब मुझे लगा कि मुझे आस-पड़ोस में बताना चाहिए। मतलब क्योंकि नेचुरली मैं कुछ खोल रही हूँ, जब तक मैं बताऊँगी नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा। अब जहाँ पे हमने स्कूल खोला है, वो थोड़ा एक गाँव, मतलब एनवायरनमेंट गाँव का है, मतलब गाँव ही है एक हिसाब से। ओके। तो मैंने सोचा कि मैंने आस-पड़ोस में थोड़ा-सा कन्वेंसिंग कर देती हूँ, उसके बाद मतलब लोगों को पता चल जाएगा, तो बच्चे आने शुरू हो जाएँगे। बट जैसे मैंने बताना शुरू किया तो लोगों को ये लगा कि क्योंकि हमारे पड़ोस में हार्डली मतलब 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक काफ़ी बड़ा स्कूल है +2 लेवल का। तो उनको लगा कि यार इतना पास में स्कूल है, आपका नहीं चलेगा। ओके। तो पहला चैलेंज तो ये था कि लोगों को कन्विंस करना था कि मुझे खोलना है और छोटे बच्चों के लिए। तो वो थोड़ा-सा कन्विंस करने में थोड़ी दिक्कत आई। तो मुझे था कि देखिए, मैंने कोई पैसे कमाने के लिए स्कूल नहीं खोला, मुझे ये है कि बच्चों को एक एजुकेशन देनी है, मतलब जिसमें बच्चा फ्रीली पढ़ सकता हो। तो मुझे एक भी बच्चा आएगा तो कोई बात नहीं, मैं स्कूल खोल दूँगी। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेनी है। तो पहला चैलेंज एक यही था, और सेकंड चैलेंज ये था कि छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। 2 साल, ढाई साल का बच्चा हम ले लेते हैं स्कूल में। अब बिल्कुल। बच्चे माँ को छोड़ के स्कूल में आएँगे तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिल्कुल। आना। तो उनको कैसे सँभालना है, तो वो उनके साथ, बच्चों के साथ रह-रह के मैंने भी सीखा कि उनके साथ कैसे डील करना है। हुँ। ओके। तो ये 2 चैलेंजेस आपके इसमें आए। अच्छा, एक स्कूल खोलने के लिए ममता जी क्या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है? लाइक आपके पास क्या अवेलेबल था? आपको मतलब कहाँ से आपने जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इकट्ठी की? क्या किया आपने? इन्वेस्टमेंट का तो ऐसे था कृति कि मैंने को ये नहीं था कि मुझे बहुत बड़ा स्कूल खोलना है। पहले मुझे था कि बस जो मेरे पास है मैंने उन्हीं सोर्सेज़ के साथ शुरू करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑलरेडी 3 शॉप्स थी, हुँ, तो हुँ। उनको हमने रूम में कन्वर्ट किया, रेनोवेट किया उनको प्रॉपर से। ओके। उनमें वेंटिलेशन का सारा कुछ, जो भी बच्चों के लिए जो फैसिलिटी के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो सभी ला के रखी। जैसे प्ले वे है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लाइड होने चाहिए, झूले होने चाहिए, तो वो सारा कुछ मतलब थोड़ा बहुत हमने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। तो स्टार्टिंग में मेरा हार्डली हमने जैसे 1 डेढ़ लाख इन्वेस्ट किया है इसमें ना। ओके। और बाद में ऐसा हुआ कि जैसे-जैसे बच्चे आते गए, उनके जो भी जैसे उनकी जो ट्यूशन फीस रहती थी या जो भी चार्जेज़ रहते थे, उनको हमने बच्चों पे ही लगाना शुरू कर दिया। तो बाद में थोड़ा बहुत हमने अपना भी डाला, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। तो ओके। अभी आज हमने एक स्कूल की अलग बिल्डिंग बना ली है, तो ओह! उसमें ऑलरेडी उसको कांग्रेचुलेशंस। धीरे-धीरे हम, हाँ, थैंक यू सो मच। तो दैट्स हम सो उसी नाइस मतलब उसको आपके बढ़ाते जा रहे हैं आगे। दैट्स सो नाइस आपके मतलब मेरा ये हस्बैंड रहता आपकी। है कि बच्चों के लिए हम जितना बढ़िया कर सकें, करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे मुझे था कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उनको जैसे खाना गरम नहीं मिलता था, हुँ, तो हुँ। मुझे लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने हर एक क्लास में फूड वार्मर इंट्रोड्यूस किए कि छोटे बच्चे हैं, कभी भी ठंडा खाना उनको नहीं खिलाना है। फिर जैसे सीसीटीवी कैमराज़ इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने एक जैसे छोटा-सा स्विमिंग पूल भी बनाया अपने स्कूल में, ओह क्योंकि बच्चों को वाव! पानी में खेलने में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मुझे लगता है कि एक बच्चों के लिए एक मतलब होनी चाहिए फैसिलिटीज़, तो मैंने पूरी कोशिश किया कि बच्चों को वो एनवायरनमेंट देने का, सो दैट कि वो जब भी आएँ तो खुश होके स्कूल आएँ। उनको वो एक डर ना रहे कि स्कूल और टीचर से डरे ना। दैट्स सो नाइस कि आपने एक छोटी-सी जगह पे इतनी सारी चीज़ें उनको लाके दी हैं। अदरवाइज़ अगर हम कोई भी स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं तो सीसीटीवी, ये फूड वार्मर्स, ये तो बाद में चीज़ें आती हैं, पहले तो स्टार्ट होता है स्कूल। बट दैट्स सो नाइस कि आपने पहले बच्चों के बारे में सोचा, उन चीज़ों को स्टार्ट किया। दिस इज़ रियली अ वेरी गुड इनिशिएटिव ममता जी। तो ममता जी, एक और हमने आपके बारे में एक रिसर्च की है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। तो वो क्या हेल्थ इश्यूज़ थे? थोड़ा-सा प्लीज़ आप अगर आप बताना चाहें तो? कृति शादी के बाद जैसे मेरी जब बेटी हुई,
तो जैसे वो जून बॉर्न है, तो मतलब जैसे सितंबर अक्टूबर के आसपास मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे बॉडी पेन्स, मतलब जॉइंट, मतलब जैसे हाथ, मतलब मेरे को ऊपर उठाना या इवन फिंगर्स को ऐसे इकट्ठा करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको गठिए की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप टेस्ट करवा लीजिए। तो ये बात आज से 21 साल पहले की है। तो उस टाइम 21 ये चीज़ ईयर्स। इतनी, हाँ जी, तो अभी 21 भी इयर्स क्या हो गए। ये प्रॉब्लम आपको है? हाँ, अभी भी है ये प्रॉब्लम, ओके। क्योंकि इसका एक्चुअली कंट्रोल है, क्योर नहीं है ना। तो ये डॉक्टर ने बताया कि जब तक आप हैं, ये आपके साथ ही रहेगी, आपको आदत डालनी पड़ेगी इसके साथ जीने की। तो ये किस वजह से होता है ममता जी? ये अर्थराइटिस, गठिया, आई थिंक गठिया अर्थराइटिस ही कहते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस यस। जो है। तो ये किस वजह से होता है? क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? आपने क्या, आप क्या करते हैं? बिकॉज आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है। ये आप बहुत ही लाइवली लग रही हैं, ऐसा लगता नहीं है। बट बहुत लोगों को हमने सुना है जिनको ये प्रॉब्लम है, काफी लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। बट उनकी कंडीशन लाइक दे, वो अपनी होप होप बिल्कुल नहीं होती। बट आपको देख के लगता नहीं है कि आपको 21 ईयर से ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा बताइए ममता जी कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इसका क्योर है? मतलब आपने कैसे, जैसे आपने बताया क्योर तो कुछ नहीं है, बट कैसे आपने 21 साल इसके साथ काटे हैं अभी तक? जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि जब मुझे डॉक्टर से पता चला कि रूमेटाइड, मतलब उन्होंने सिंपल बताया था कि गठिया है, तो मैंने इसको सोचा कि नहीं, डॉक्टर मेरे को ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि ये तो बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, मुझे नहीं हो सकती है। हम्म। तो थोड़ा दिन हमने, मतलब मैंने ज्यादा इसको सीरियसली लिया, पेन किलर वगैरह ले ली, तो काम चलता रहा। बट फिर मुझे इन्होंने, हस्बैंड ने बोला कि नहीं, एक बार हम प्रॉपर चेकअप करा लेते। तो फिर हमने पीजीआई चंडीगढ़ में, जो इनका रिमोटोलॉजी लैब है, वहां से ओके। चेकअप कराया। तो उन्होंने बताया कि आपको रिमोटोलॉजी की प्रॉब्लम है, रिमोटाइड अर्थराइटिस है आपको। ओके। तो आपको इसके लिए मेडिसिन खानी पड़ेंगी, आपको स्टीरॉइड्स भी लेने पड़ेंगे। तो क्योंकि आपको पता ही है, स्टीरॉइड के नाम से हर बिल्कुल कोई डरता है कि नहीं, बिल्कुल। स्टीरॉइड नहीं बिल्कुल लेना, बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे। बिल्कुल। बट फिर हमें डॉक्टर ने समझाया कि देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आप ये दवाई नहीं लेंगे तो वो बहुत बढ़ जाएगी, आप चलने लायक नहीं रहेंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आपको ज्यादा साइड इफेक्ट स्टीरॉइड्स के हैं या प्रॉब्लम के हैं। तो हमने वो चीज को देखना है कि आपकी लाइफ नॉर्मल होनी चाहिए। तो हम्म। स्टीरॉइड का जो साइड इफेक्ट है, वो तो चलिए हम आपके साइड साइड टेस्ट करते रहेंगे, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मेडिसिन चेंज होगी। तो ये चलता रहता है मेरा, जैसे मुझे हर 2 महीने के बाद टेस्ट करवाने होते हैं। तो उसमें वो देख लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेडिसिन चेंज हो जाती है। बट ये है कि मैंने गठिया को कभी भी अपने, मतलब सक्सेस में रोड़ा नहीं लगने दिया। मुझे था कि नहीं, मुझे बढ़ना है। और कहीं तक मुझे ये लगता है कि बीमारी आपके सोचने से होती है। अगर आप सोच लेना कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार हैं। बट बिल्कुल। अगर आप सोच लें कि नहीं, मुझे कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती नहीं, बिल्कुल, है। दैट्स मेरा मेरा ट्रू। मेन फोकस इसी पे मेंटली, था। मेंटली बहुत मैटर करता है। लाइक आपका माइंड क्या सोचता है, वो काफी डिपेंड करता है आपके डेली रूटीन पे कि आप क्या कर रहे हैं। तो ममता जी, ये बताइए कि ये अर्थराइटिस, थोड़ा सा और मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या चीजों को अफेक्ट करता है और आपको कहाँ ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कैसे बढ़ रही है या फिर उतनी है, और कहाँ कौन 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 से एरियाज में ये रहती है? ये रिमेटेड अर्थराइटिस ज्यादातर आपके जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स हैं, पाँव की हैं, मतलब ये ज्यादा अटैक उनपे करता है। फिर ओके। धीरे धीरे ये जब बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये आपके दूसरे जॉइंट्स पे भी चला जाता है, जैसे नी पे, नेक पे, शोल्डर जॉइंट्स पे। मतलब धीरे धीरे, मतलब पूरे ही जॉइंट को ये पकड़ लेता है। तो इसके हम्म। लिए आपको जैसे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार ही आपने सोच लिया मुझे प्रॉब्लम है, बेड पे आ गए, तो आप उठ ही नहीं पाएंगे। तो हम्म। आपको एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी, तो आपके आपको उठना जॉइंट्स पड़ेगा। जो हैं वो टाइट हो जाते हैं इससे, इस प्रॉब्लम से? टाइट हो जाते हैं, और इवन मसल्स भी ऐसे स्टिफ हो जाते हैं कि हम कोई चीज उठाना चाहे, नहीं उठा मूवमेंट पाते। बंद हो जाती है, मसल्स और? मूवमेंट बंद होती है। देखिए, जैसे मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे, ओके। तो मतलब मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कि बाजू ऊपर नहीं उठा पाती थी, चोटी नहीं बना पाती, तो मुझे बाल काटने पड़े। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है इससे। ओके। चल नहीं आप पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, आप अपना कोई भी अपना खाना नहीं खा पाएंगे खुद से, अगर आप इसका ट्रीट नहीं प्रॉपर से करवाएंगे तो। मतलब बॉडी ओके। मूवमेंट आपकी रुक जाती है, क्योंकि रुक ज्वाइंट्स की वजह से है मूवमेंट, तो वही रुक जाती है। और बाकी आपने पूछा था कि ये कारण क्या होता है इसके होने का। हम्म। तो जहां तक मैंने सर्च किया है या मेरी डॉक्टर से भी बात हुई, तो बोलते हैं इसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। ओके।
बट नेचुरोपैथी में वो बताते हैं कि जो ये प्रॉब्लम रहती है ये आपके शरीर में इम्प्योरिटीज इकट्ठी होने की वजह से होती है। ओके। तो जितना आपके शरीर में अंदर ही अंदर कोई ना कोई टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जाते हैं, तो हम्म। अगर वो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं तो वो क्रॉनिक डिजीज का मतलब फॉर्म ले लेते हैं, जैसे कि ये गठिया जो है, दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है जो बॉडी में, उसकी वजह से होता ओके। तो मतलब मैं सोच के मुझे बहुत ही मतलब अजीब लग रहा है कि 21 इयर्स आप कॉन्टिन्यूसली पेन में हैं, और फिर भी आप आपकी आपको देख के ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि यू आर रियली नाउ, राइट नाउ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम आल्सो। But hats off to you, Mamta ji. This is a really, really good thing, and I think it's a very inspiring thing for everyone. और मैं यही कहना चाहूंगी कि यस, हमारे माइंड में सब कुछ होता है। अगर हम अपने मन में यही चीज रखेंगे कि हाँ हम बीमार हैं, अगर हमें फीवर भी हो जाता है और अगर हम बेड से उठते ही नहीं है तो हम 3 दिन बेड पे ही रहते हैं। तो वैसे ही अगर हम उठ उठ जाएं उस फीवर में, थोड़ा सा चलें, एक दिन रेस्ट करें, थोड़ा सा मूव करें, तो आई थिंक वो जल्दी ही खत्म हो जाती है चीजें। बट यही ये बहुत ही एक लंबी प्रॉब्लम है, और रियली इट्स सो इंस्पायरिंग ममता जी। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है that आप यहाँ आके और हम सबके साथ लाखों लोग इस स्टोरी को सुनेंगे जरूर, आई विश, और आपसे इंस्पायर जरूर होंगे। ममता जी, मुझे ये बताइए कि आपकी स्टडीज आपने किसमें की थी? है। मैंने मास्टर्स किया एंथ्रोपोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, ओके। और उसके बाद मैंने बीएड की है योगा में, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ही की है। ओके, तो आपने योगा में किया है, तो आप योगा करती हैं? हाँ जी, करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है रिमेटाइड के लिए योगा करना बहुत जरूरी ओके, है, तो अदरवाइज तो फिर योगा वही से बात है कि क्या, बैठ जाएंगे। या योगा से कुछ फर्क पड़ रहा है आपकी इस प्रॉब्लम में? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। एक तो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होती है, इसको मतलब बिल्कुल। फाइट करने के लिए हेल्प मिलता है। हम्म। बाकी जैसे मेंटली फिजिकली आप फिट रहते हैं, थोड़े ज्वाइंट मूवमेंट होती है तो ज्वाइंट्स में पेन भी कम होती है उसकी वजह से। बिल्कुल। तो योगा तो ओवरऑल है ही है। यस, अच्छा ठीक है ममता जी। जैसे आपका स्कूल आपने ओपन किया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? आपका फैमिली सपोर्ट किस तरह से मिला आपको इस आपके चीज में? फैमिली का तो फुल सपोर्ट रहता है। सिर्फ जब मैं स्टार्ट करने लगी थी, थोड़ा इवन मेरे मदर थोड़ा सा डर रहे थे कि बहुत छोटे बच्चे हैं, देखो बहुत ज्यादा मतलब उनका रहता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी बच्चे को तो आप कैसे डील करेंगे। तो वो बिल्कुल। थोड़ा सा इस चीज से डरते थे कि छोटे बच्चे को हैंडल, क्योंकि छोटा बच्चा बता नहीं पाता है प्रॉब्लम। नहीं। तो वो वाला उनको लगता था। बाकी तो हस्बैंड बोलते कि नहीं, आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता था, उसमें कभी नहीं ऐसा हुआ। इवन मेरे इन लॉज बहुत खुश है जब से, तो वो भी मुझे बोलते थे कि नहीं आपको कुछ करना चाहिए दैट लाइफ इज में। सो नाइस, नहीं सो नाइस, दैट इज सो नाइस। आपके दोनों फैमिलीज बहुत सपोर्टिव हैं, और मे बी वही मोटिवेशन जो है आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उससे दूर कर रही है, कि नहीं आपकी फैमिली इतना सपोर्ट करती है और आपको वो प्रॉब्लम दिखती नहीं है। बट आई नो वो जिस पे जो आप पेन फील कर रहे हैं वो और कोई नहीं समझ सकता। बट दैट्स सो नाइस कि आपने एक स्कूल स्टार्ट किया है। इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी लोग तो हार मान जाते हैं, और बट दैट एंड स्कूल खोलना इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक छोटी चीज नहीं है, आपको हमेशा मूवमेंट रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है, भागना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, इसके लिए छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती हैं। और आप अकेले आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया है, दैट इज सो नाइस। बहुत ही अच्छी चीज है। तो ममता जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि स्कूल आपका एक बहुत छोटे से गांव में था, तो वहां पे आपने किस तरह से जो स्टाफ है या टीचर्स जो आपने फाइंड आउट किस तरह से किया? आपको इजीली अवेलेबल हुए उस जगह पे? टीचर्स का तो ऐसा था ना कि मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर नहीं चाहिए था। हम्म। तो अब मैंने जैसे, क्योंकि मैंने खुद भी स्कूल्स में टीचिंग की है, तो मतलब जैसे काफी मेरे नोन थे जो मुझे लगता था इस प्रोफेशन में दे आर गुड, तो मैंने उनको कॉल किया। और प्लस मेरा ये भी मेन क्राइटेरिया रहता था कि एक्सपीरियंस ना हो किसी भी टीचर के पास। मतलब मैंने मेन ये देखती थी मैं उसमें कि वो उनमें मदरली टच कितना है, मतलब ओके। कितना वो उनमें पेशेंस लेवल कितना है, पेशेंस मतलब वो कितना? छोटे बच्चों के साथ कितना एडजस्ट कर पाएंगे।
क्योंकि मुझे होता है, देखिए अगर यूकेजी का सिलेबस हार्डली जैसे एबीसी है या अल्फाबेट्स हैं या नंबर्स हैं, तो वो तो पढ़ाना नॉट दैट डिफिकल्ट। जो मेन हम्म। चीज होती है कि उनके साथ पूरा दिन आपने बच्चों के साथ रहना, उनके साथ मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इरिटेट भी करते हैं, आपको बच्चों के लेवल पे भी जाना पड़ता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए उनके साथ। बिल्कुल तो ये एक बिल्कुल। मेन हमारा यही रहता है, जैसे इवन हम डेमो भी लेते हैं, तो मेरा यही रहता है कि पूरा दिन आपने बच्चों के साथ रहना है, और शाम को मैं पूछती हूँ कि क्या आपको मजा आया। मेरा मेन यही क्राइटेरिया, अगर आपको देखिए दिन भर आप बच्चों के साथ है, अगर आपका सिर दर्द कर रहा है या आप इरिटेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप इस चीज के लिए नहीं बने। दैट्स सो, तो आपको अगर दैट मजा इज आ रहा सो है, नाइस। अगर मीन्स आपको मजा आ रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर उसको सर में दर्द हो रहा होगा टीचर को तो वो रिजेक्टेड है। दैट इज सो नाइस, सो यूनिक। मतलब ये उनको भी मजा आना चाहिए, तभी फायदा है करने का ऑब्वियसली ना। क्योंकि अगर मैं ऑब्वियसली। स्टार्ट रखूँ वो सिर्फ वैसे करने के लिए कर रहा है कि मैंने जॉब करनी है, नहीं, मतलब आपको मजा आना चाहिए उस चीज को करने में, तभी आपको ज्वाइन करना चाहिए, तभी आप बच्चों को अपना पूरा मतलब जो भी है उनको उस लेवल तक पहुंचा पाएंगे आप। तो वही रहता था मुझे कि अपने बच्चों के लेवल पे आके कराना है। तो मिल गया स्टाफ, तो इजीली मिल गया, ऐसा मिल कुछ गया था। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और बाकी बाकी जैसे जैसे अब जब हमने स्टार्ट किया था तब तो मैं खुद ही थी, साथ में मेरे साथ दो हेल्पर्स थी। फिर ओके। जैसे जैसे हम क्लास को अपग्रेड करते गए तो अब हमें टीचिंग स्टाफ की जरूरत पड़ी, तो हर साल हम जैसे एक दो ऐसे टीचर्स रखते जाते थे, और अब हमारे पास 9 लेडीज का स्टाफ है 9 हमारा ना। हैं। और स्टूडेंट्स आपने कितने बताए, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास अब? 60 के आसपास स्टूडेंट है। तो ममता जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो ये स्कूल का आपका ड्रीम आपने स्टार्ट किया, कि आप चाहती थी कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर ज्यादा प्रेशर ना हो तो आप अपनी तरह से उनको पढ़ा सकें, तो जो स्कूल का ड्रीम है ये मतलब आपने तब जब आपने स्टार्ट किया और अब आपको फाइनेंशियल टर्म्स में आप क्या अपने आप को कहाँ सक्सेसफुल देखती हैं? मुझे लगता है मैं काफी सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि अब मुझे कहीं किसी से सपोर्ट नहीं लेनी पड़ रही है, मैं अपने आप से कर पा रही हूँ, और बच्चों को भी मैं जो फैसिलिटी देना चाहती हूँ मैं मतलब उस लेवल पे दे पाती हूँ। और व्हाट तो इज मुझे योर एंड व्हाट इज योर सेटिस्फेक्शन, आप कहाँ तक सेटिस्फाइड हैं इस चीज को कर रही हैं, या जहां तक आप पहुंची हैं अभी? व्हाट इज योर सेटिस्फेक्शन लेवल राइट नाउ, आपको क्या फील होता है? कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि जो मैं करना चाहती हूँ, बच्चे भी अच्छे से सेटल्ड है, हस्बैंड अच्छी जॉब पे है, और मेरा भी जो मैं चाह रही हूँ उस तरह से स्कूल भी मेरा चल रहा है, पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और बच्चे खुश रहते हैं तो मुझे मजा आता है। इवन मतलब रिजल्ट बच्चों का आता है तो मुझे लगता है उनका कम मेरा ज्यादा है, क्योंकि छोटे बच्चों से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो क्या कर पाते हैं, बिल्कुल। बट अगर उनको कुछ को बोलते हैं, जैसे मैं छोटे थे तब हम देखते थे ना कि किसी का बच्चा बोलना शुरू होता है तो मदर्स क्या करती हैं कि बेटा वो राइम सुनाना, तो मुझे तब बड़ा बोरिंग सा लगता था, बट अब मुझे लगता है कि नहीं वो सही करते हैं, वो स्कूल में बच्चा कुछ भी नया सीखता तो मुझे लगता है नहीं यार मेरे बच्चे ने आज ये सीखा। ये सीखा तो है। एक्चुअल में वो टेस्ट बच्चे का कम टीचर का ज्यादा होता है कि टीचर बिल्कुल क्या उस लेवल पे जाके उस बच्चे को सिखा पा रहा है। बिल्कुल। तो वो बहुत मजा आता है बच्चों के साथ, बीमारी का तो पता ही नहीं चलता कि कब आई और गई। मतलब जैसे टाइमिंग्स हमारे 9 to 1 रहते हैं, तो इन 4 घंटों में मतलब मेरा टाइम का पता ही नहीं चलता बिल्कुल। आई फील इन फ्रेश, शॉर्ट इवन यू घर आर वाले भी। हैप्पी एंड फ्रेश। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप जैसे आपने 4-5 साल जो आपने अपने काटे हैं, स्कूल ओपन किया है, 4 साल हो गए, तो आपको सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स है इसमें? आपको सोसाइटी की तरफ से क्या सपोर्ट है, और क्या आपको लगता है कि वहां से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है आपको? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने शुरू करना था तो लोगों को ये लगता था कि नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अब वही लोग अब मुझे बोलते कहते यार हम तो सोचते थे चलेगा नहीं, बट तुमने तो काफी अच्छा मतलब और बढ़िया सब तरीके से चलाया, तो हमें खुशी होती है इस चीज की, हमें लगता नहीं था कि तुम कर पाओगे, बट आपने किया तो अब खुश होते हैं सारे जहां भी जाते हैं, इवन वो सपोर्ट करते हैं, इवन वो उल्टा बोलते हैं कि अच्छा स्कूल है आपको यहाँ बच्चे भेजने चाहिए, उल्टा अब वो मेरी कन्वेंसिंग करते हैं मेरे लिए, दैट इज पेरेंट्स खुद सो बोलते हैं। नाइस एंड दैट इज आई थिंक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता होगा जब कोई बोलता, बिल्कुल और आपने खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर विदाउट इवन, ममता जी, बहुत सारी लेडीज जो हैं वो मैक्सिमम फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से करती हैं, जो पहले की लेडीज है। अब तो बच्चे जो भी हैं वो खुद अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, सब स्टैंड हो रहे हैं, बट जैसे पहले की जो लेडीज होती थी, बहुत कम होती थी जो मतलब बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कोई बिजनेस या कोई अपना सेल्फ स्टैंड नहीं होती थी।
तो यस दैट्स रियली गुड कि आपके पास सब कुछ है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। और उसके बाद भी आप इतनी प्रॉब्लम होने के बाद, आपकी बॉडी में ये जो भी प्रॉब्लम अर्थराइटिस होने के बाद भी आपने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा और आपने उसको फॉलो किया। और सीरियसली दिस इज रियली अ गुड थिंग कि आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता ममता जी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। और हम सब यही चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए जल्द से जल्द। होप सो। हम सबकी गुड विशेस और ऑफ कोर्स जो भी आपकी वीडियो या स्टोरी आपकी देखेंगे, उन सबकी गुड विशेस आपको जरूर मिलेंगी और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। और आपका स्कूल बहुत बड़ा हम देखेंगे और फिर आप हमारे पास दोबारा आइएगा और हम आपकी बिल्कुल। दोबारा शेयर करेंगे। तो ममता जी बहुत अच्छा लगा आपसे सब कुछ आपके बारे में जान के। मैं एंड में सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ क्या मैसेज जो है वो सोसाइटी में सब लेडीज को या जो भी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से? मैं तो यही बोलूंगी कि आपको एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपको आपकी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपको कुछ नेगेटिव भी आपके साथ होता तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लीजिए, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी वाइब्स पॉजिटिव रहेंगी, आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। यस, और सेकंड जो है वो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। आपको मतलब डिटर्मिनेशन, अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसको फुल मतलब डिटर्मिनेशन से करना है आपने, ये नहीं कि गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आपकी एक डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट मैं ये बोलूंगी कि आपको जो भी काम करना है वो करना चाहिए जिसको में आपको मजा आता है, दिल से करना है कोई काम। बिल्कुल। ये नहीं कि किसी को देखा देखी कि हाँ यार वो कर रहा है, वो सक्सेसफुल है तो मुझे भी ये करना है। बट वो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर वो सक्सेसफुल है आप भी उस फील्ड में होंगे। आपने काम वो चूज करना है जिसमें आपको मजा आता है और आपको उस चीज का नॉलेज है, तो तभी आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन था, तो शायद इसी वजह से मैं स्कूल, छोटे बच्चे मुझे बहुत पसंद थे, तो इसी बिल्कुल। वजह से मैं इसको प्रॉपर से कर पाई। बिल्कुल। तो मतलब मेन तो यही है। और बाकी अपने लिए बढ़िया सोचना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लेडीज क्या होती है वो अपने लिए सोच नहीं पाती, वो सारा टाइम अपनी फैमिलीज के लिए सोचती रहती है। तो अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने लिए सोचें, क्योंकि अगर आप अपने लिए सोचेंगे तभी आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल। तो मैं सारी लेडीज को बोलना चाहूंगी ना। ज्यादातर लेडीज क्या होती हैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, वो अपने को भूल जाते हैं कि मैं भी हूँ कहीं पे। ट्रू ट्रू, तो ऑल आप मॉम्स अपने आर आप लाइक दिस। नहीं, एक बिल्कुल। बार उनको ये भी सोचे कि वो भी हैं, क्योंकि देखिए अगर वो जैसे नींव है घर की, अगर वो बिल्कुल। स्ट्रांग रहेंगी तभी पूरा घर बढ़िया से रहेगा। बिल्कुल। तो यही मैं सही। मैसेज दूंगी सबको कि बढ़िया से रहें, बढ़िया से अपने बारे में सोचें, और जो आप करना चाहते हैं एटलीस्ट करें, गिव अप नहीं करें। दिस इज अ तो रियली अपना गुड। 100% देंगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, दिस इज अ रियली गुड मैसेज ममता जी। आपने कहा पॉजिटिव। मैं सबसे यही अप्रोच करना चाहूंगी कि ममता जी ने एक बहुत ही प्यारा मैसेज हमें दिया है कि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहेंगे तो लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो कोई बीमारी हो या और किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो, हम उस पॉजिटिविटी से सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। दूसरा, डिटर्मिनेशन। जो भी आपने करना है उसको सोचो और उसको प्रॉपर डिटर्मिनेशन से करें। और तीसरा, कि आप कुछ भी करना चाहते हैं वही चीज करिए जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये ना देखें कि आपको दूसरा पर्सन क्या कर रहा है। तो दैट इज अ रियली गुड थॉट ममता जी। एंड आई रियली वांट एवरीवन जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और गिव अप कर चुके हैं, कि अभी टाइम नहीं गया है, बहुत समय है आपके पास करने के लिए। जरूरी नहीं है आपको कुछ बड़ा करना है, बट आपको जो वो खुशी मिलेगी जब आप कुछ स्टार्ट करेंगे, तो जो आपको खुशी मिलेगी वो उस बीमारी के आगे वो बहुत बड़ी होगी खुशी। तो थैंक यू ममता जी, आपका यहाँ आने के लिए और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड वी विश यू गुड लक फॉर योर स्कूल एंड आपकी हेल्थ के लिए भी, कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और आपका हम स्कूल बड़ा होते हुए आप बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल में हम देखना चाहेंगे। एंड वी विश यू गुड लक एंड वी वांट लाइक आप दोबारा वापस आएं और हम फिर से आपकी स्टोरी नई तरीके से सुनेंगे जब आप ठीक हो जाएंगे। So thank you, Mamta ji. Thanks a lot on coming on Selfies. थैंक यू सो मच कृति, मुझे भी खुशी होगी कि मेरी स्टोरी सुन के अगर किसी का भी फायदा होता है
तो मुझे भी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगेगा। और एंड कोई भी धन्यवाद बहुत-बहुत। अगर इसी तरह की स्टोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी है किसी की जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, आप पे यूट्यूब पेज पे आप हमें मैसेज करके, और ज़रूर हम आपकी स्टोरी पूरी दुनिया तक ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। बाय ममता जी। थैंक यू। बाय, बाय।